गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रश्नावली 5.3 का हम दूसरा सम करते हैं आज। दूसरा सम जो है इसमें और पहले सम में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। पहले सम में हमने जिन एपी का योग ज्ञात करना था उनमें हमें पदों की संख्या दी गई थी, भी हमने इतने पदों का योग ज्ञात करना है। कभी 11 पदों का योग था, किसी प्रश्न में 100 पदों का योग था। इस प्रश्न में हमें केवल इतना दिया गया कि इसका योग ज्ञात कीजिए। अब ये जो है ना ही तो हमें ये कहा गया है कि एक एपी है, हमें खुद जांचना होगा कि ये एपी है या नहीं। यदि एपी है तभी हम एपी का सूत्र, ये सूत्र हम तभी लगा सकते हैं जब जिसका हम योग कर रहे हैं वो एक एपी हो। तो एपी होना उसके लिए कंपलसरी है। यदि इसने नहीं दिया तो हम पहले जांच लेंगे अपनी ओर से, अगर एपी है तो ही हम ये सूत्र उसमें अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, इसने हमें यह नहीं कहा कि कितने पदों का योग ज्ञात करना है, इसने कहा कि यहां से यहां तक का हमने योग ज्ञात करना है। दूसरे सवाल के सभी भाग ऐसे ही हैं। मैं पहला भाग लेके चल रहा हूं, ये समझ में आ गया तो समझ लो सभी भाग समझ में आ गए, सभी बिल्कुल एक जैसे हैं। तो दो काम यानी कि मुझे करने पड़ेंगे। पहला काम कि मुझे ये चेक करना है या ये दर्शाना है कि ये एक एपी है। तीनों ही भागों में एपी मिलेंगी, परंतु क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि एपी है, ये हम अपनी ओर से पहले इसे चेक करेंगे। चेक करने का तरीका हम पहले भी सीख चुके हैं, कैसे किसी एपी को चेक करते हैं। उस तरीके से चाहो तो रफ में चेक कर लो इस सवाल को। 10.5 में से 7 को घटाओगे कितना अंतर आएगा? 3.5 का। और 14 में से 10.5 घटाओगे ये भी 3 का अंतर है। तो बराबर बराबर अंतर चल रहा है। हमारे पास 3 ही पद अवेलेबल हैं तो हम तीनों में ही अंतर चेक करेंगे, वो समान है तो ये एक एपी है। तो हमें लेकिन लिखना जरूर पड़ेगा यह एक एपी है। चाहो तो दोनों अंतर निकाल के यहीं पे दर्शा दो और फिर लिखो यह एक एपी है, अन्यथा अपने रफ कॉपी में चेक करो ये एपी है या नहीं, और उसके बाद शुरुआत में पहले ये लिखो कि यह एक एपी है जिसका प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। वो कितना है भी, जहां से एपी शुरू होती है वही प्रथम पद होता है 7, तथा सार्व अंतर डी होता है। वो कितना होगा, किसी एक पद में से पहले वाला घटा दो। 10 सही 1/2 में से मैंने 7 घटा दिया। यदि इसे भिन्न वाले तरीके से करना है तो 10 दूनी 20 और 1 21। सबसे पहले हम इस मिश्रित भिन्न को एक अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। 10 की 2 से गुना करेंगे, 10 गुना में 2 20, और फिर उसमें जो अंश है वो जोड़ देंगे, 20 और 1 21। 21/2 हमारा इस भिन्न का अनुचित भिन्न वाला रूप आ जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो, उसी को हम मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये मिश्रित भिन्न के रूप में तो हमें दिया गया था, हमने इसे वापस इसे एक अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। माइनस में 7 है। मैं लघुत्तम वाले तरीके से तुम्हें बता रहा हूं, कल हमने सीखा भी था अच्छी तरह से कि दो भिन्नों को घटाने के लिए मैं लघुत्तम का कैसे प्रयोग कर सकता हूं। 2 हर है, 2 और 1, इन दोनों का लघुत्तम 2 ही आ जाएगा। चाहो तो अपने निकाल के जांच कर लेना। 2 से 2 को भाग दूंगा, 1 पे भाग जाएगा। उस 1 की जब 21 से गुना होगी तो 21 ही आ जाएगा। माइनस 2 को 1 से भाग दोगे तो 2 पे भाग जाएगा। 2 की 7 से गुना होगे 14 आ जाएगा। 2 गुना में 7 14 बराबर 21 में से 14 घटाओगे तो 7 बचेगा। 7/2 ये क्या आ गया अभी मेरा सार्वंतर, यानी कि डी इस एपी का। मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास n पदों का योग ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये वाला n/2 a + an, और एक ये वाला। हम कौन सा तरीका प्रयोग करेंगे ये निर्भर करता है कि हमारी स्टेटमेंट में हमें क्या क्या दिया गया है। अगर मेरे पास n, a और an है तो मैं ये सूत्र प्रयोग करूंगा, क्योंकि ये सूत्र छोटा है, मुझे आसानी से अपना मान प्राप्त हो जाएगा। यदि मेरे पास an नहीं है, n, a और d है, तो फिर मैं ये वाला सूत्र प्रयोग कर लूंगा, ये ज्यादा उपयुक्त रहेगा। इस प्रश्न में मेरे पास a है, d है, a n भी है मेरे पास इसमें। जो ये पद मुझे लास्ट में दिया गया है, इसके बाद ये AP खत्म हो जाती है, ये मेरा a n है, अंतिम पद है। तो a n भी मेरे पास है, a भी है तो d भी, लेकिन वो इस सूत्र में है ही नहीं। n की मुझे जरूरत पड़ेगी, चाहे मैं इस सूत्र से Sn ज्ञात करूं, चाहे मैं इस सूत्र से ज्ञात करूं, या मुझे n नहीं दिया गया।
तो मुझे पहले n ज्ञात करना पड़ेगा, फिर ही मैं इस सूत्र को प्रयोग कर पाऊंगा। ये मत सोचना कि a और an है तो मैं सीधा ये सूत्र प्रयोग कर लूंगा। n तो मुझे निकालना ही पड़ेगा क्योंकि n दोनों ही सूत्र में है। n निकालने के लिए मैं इस सूत्र का प्रयोग करूंगा। कैसे? अब मुझे अंतिम पद तो पता है कि 84 है, लेकिन ये कितनेवां पद है वो मैं ज्ञात करता हूं। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d ये होता है, हमें पता है, इंप्लाइज an के मान मैंने रख दिया 84, इसको an लिया मैंने, a कितना है 7 जमा में n मैंने ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू में d 7/2, ये भी ज्ञात किया था हमने। इंप्लाइज 84, ये जो 7 है इधर आके माइनस हो जाएगा, 84 माइनस 7 बराबर n घटा में 1 इंटू में 7/2। इस तरह के प्रश्न हमने काफी सारे हल किए थे जब हमने एक्सरसाइज 5.2 की थी। n ज्ञात करना होता था बहुत से सम में, वही काम यहां है। 84 में से 7 को घटाओ, कितना बचेगा 77। इसको हल करके 77 आया। इधर 7/2 गुना में है, 7 n-1 के गुना में है और 2 बटे में यानी कि भाग में है। जब ये इधर आएगा तो 2 तो गुना में हो जाएगा, क्योंकि जो बटे में है वो तो भाग वाली संख्या गुना में हो जाती है, और जो गुना में है वो भाग में हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा, बराबर n घटा 1। वहां चलते हैं इससे आगे हल करने के लिए। 7 से मैं 77 को काट दूं तो 11 पे कटता है, 11 7 77, 11 गुना में 2, 11 दूनी 22, इंप्लाइज ये मेरे पास आ गया 22 बराबर n-1, या मैं ये कहूं n-1 बराबर है 22। तो n कितना आएगा भाई मेरे पास 22 जमा में 1 यानी कि 23। ये जो मेरा पद है ये 23वां पद है इस एपी का। मैंने इसे हल करके n ज्ञात किया, n आया मेरा 23, तो इसका मतलब कि इस एपी में 23 पद है। मैंने 23 पदों का योग ज्ञात करना है। n ज्ञात होना अति आवश्यक है, n के बिना हम किसी भी सूत्र से Sn का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो अगर n नहीं दिया हुआ तो हमें n पहले ज्ञात करना पड़ेगा। इस दूसरे प्रश्न के सभी भागों में हमें n ज्ञात करना ही पड़ेगा। अब Sn ज्ञात करते हैं। इससे आगे का सम मैं यहां कर रहा हूं, ये वाला सूत्र मैं यूज करता हूं, ये छोटा है इसलिए ये वाला सूत्र मैं प्रयोग कर रहा हूं। Sn ज्ञात करूं मैं, n मेरा है 23 बराबर 23 पदों का योग मुझे ज्ञात करना है। वो क्या होगा भाई, n की जगह 23 रखो, 23/2 इंटू में a है मेरे पास 7 जमा में an यानी कि अंतिम पद है 84 84। सभी मान रख दिए। 23/2 इंटू में 84 जमा में 7 कितना हो गया भाई 91, तो बराबर 23/2 की 91 से गुना है। 91 का मतलब है 91/1। 23 की गुना 91 से होगी और बटे में 2 गुना में 1। 23 की 91 से गुना करनी है, अलग से कर लो रफ काम में। 91 गुना में 23, पहले 3 की गुना 91 से होगी, 3 एकम 3 और 3 गुना में 9 27। पहले अंक इकाई के अंक के नीचे मैं क्रॉस लगा दूंगा। अब 2 की गुना 91 से करूंगा, 2 एकम 2 और 2 गुना में 9 18। जिस अंक के नीचे जो आएगा अपने आप आता जाएगा। इस पहले अंक के नीचे तुमने कुछ नहीं लिखना, उसके बाद से शुरू करते जाओ। अब इन्हें जोड़ना है, 3 के जमा में ये 0 मान के चलो इसे, ये आएगा 3, 7 और 2 9, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 2, 2093। 23 गुना में 91 मेरे पास आता है 2093 बटे में 2 गुना में 1 2 आ जाएगा। पूरा पूरा भाग तो ये जाता नहीं है 2 से, लेकिन इसे मैं मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकता हूं। वो रूप क्या बनेगा, 2093 को मैं 2 से भाग दूंगा, 2093। मिश्रित रूप हम कैसे लिखते हैं किसी भी भिन्न का, जिसे भाग करना है, जो अंश है अपना उसे हम अंदर लेंगे और जो हर है उसे हम बाहर लेंगे। भाग करोगे 2 एकम 2 पे ये शुरू में भाग चला जाएगा, उसके बाद 0 उतारेंगे, जो नहीं जाता तो हम 0 पे भाग जाता है 2 0 0। उसके बाद 9 उतार लेता हूं मैं, यहीं पे जगह कम है, 2 चौके 8। अब बचेगा 1 और फिर मैंने उतारा 3 13, 2 छिके 12।
शेष बचा 1। 1046 सही, 1046 इतने सही, ऐसे चलता है ये फ्लो। 1046 सही 1/2, 1/2 ये मेरा क्या आएगा, 23 पदों का योग, इस पूरी एपी का योग। खत्म हुआ ये प्रश्न। अगले प्रश्न के तौर पे मैं इसी सवाल का तीसरा भाग ले रहा हूं, इसीलिए मैंने जो चीजें मैं प्रयोग कर सकता हूं पिछले भाग की वो एज इट इज छोड़ दिए टाइम बचाने के लिए। अगले प्रश्न में जो मुझे श्रेणी दे रखी है वो है -5 जमा -8 जमा -11 और ये चलती जा रही है जमा के -230 तक। इसका मैंने योग ज्ञात करना है। यहाँ फिर से ये नहीं दिया गया है कि ये एक एपी है, मैं जांच कर लूंगा। -8 में से -5 घटाओ, -3 आएंगे। -11 में से -8 घटाओगे तो -3 आएंगे। तो ये एक एपी है, यह एक एपी है। हम लिखेंगे जिसका प्रथम पद a कितना होगा भाई, -5, और हम दिखाएंगे कि d कितना होगा। किसी भी एक पद में से मैं -8 ले रहा हूं, इसमें से इससे पहले वाला पद घटा दो, -5। हल करके क्या आ जाएगा देखो, -8 बाहर माइनस अंदर माइनस, माइनस गुना माइनस, +5, -8 और +5 हो जाते हैं -3। तो d मेरा कितना आ गया, -3। इस एपी में d -3 है, a -5 है। अब मैं पहले तो n ज्ञात करूंगा, n के बिना तो मैं किसी भी सूत्र से Sn ज्ञात कर ही नहीं सकता। उसके लिए फिर से वही काम, यही सूत्र मैंने पहले लिखना है और इसका प्रयोग करना है। an यहाँ पे मेरा है -230, अंतिम पद -230 है। a है -5 जमा में n मुझे ज्ञात करना है, इनटू में d कितना है भाई, -3 इम्प्लाइज -230 और -5 को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा +5 बराबर n घटा में 1 इंटू में -3। -230 +5 -225, माइनस के ज्यादा है +5 कम है, तो दोनों घटेंगे परस्पर। घटने के बाद जो उत्तर आएगा वो माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के ज्यादा थे। साथ ही मैं इस -3 को भी इधर लेके आ रहा हूं, ये -3 इधर आके -3 ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये गुना में है इसलिए आके भाग में हो जाएगा, बराबर है n घटा 1। आगे की कार्रवाई मैं यहां कर रहा हूं, ये सूत्र हम बाद में लिख लेंगे। देखो भाई n-1 मेरा किसके बराबर आएगा, इंप्लाइज n-1 बराबर, माइनस से माइनस कट जाएगा, 225 को 3 से भाग करो, 3 सत्ते 21 बचा 1 और 3 पंजे 15, यह आ जाएगा 75। इम्प्लाइज n बराबर मेरा आ जाएगा -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा 75 जमा में 1 यानी कि 76। ये 76वां पद है भाई मेरा, मुझे 76 पदों का योग ज्ञात करना है। अतः S 76 बराबर, मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, तुमने लिखना है बार बार, जगह बचाने के लिए मैं सीधा ही ये S 76 ज्ञात करके दिखा रहा हूं तुम्हें। सूत्र होता है n/2, n है 76/2 इंटू में 2a वाला सूत्र प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं a + an वाला सूत्र प्रयोग। वो छोटा सूत्र है, वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। तो n/2, a कितना है मेरे पास, -5 जमा में an जमा में -230 बराबर 76/2, 2 से पूरा भाग जा रहा है, कितना आ जाएगा 38, 38 पे भाग चला जाएगा। -5 और -230 ये दोनों ही ऋणात्मक हैं, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, 230 और 5 जुड़ के 235 हो जाएंगे। और चिन्ह कौन सा आएगा, जो दोनों संख्याओं का है, दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो ये भी -235 ही आएगा। और जब मैं इनकी गुना करूंगा 235 की 38 से, तो सबसे पहले तो चिन्ह देखते हैं, जमा के 38 है, -235 है, जमा गुना में घटा, उत्तर आएगा घटा का। कितना आएगा, हम गुणा कर लेते हैं, 235 को 38 से गुना कर लेते हैं। सबसे पहले 8 से मैं गुना करूंगा 235 की, 8 गुना में 5 40 हासिल 4, 8 3 24 और 4 28 का 8 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 1880 तो मेरा 8 से गुना करके आया इसको।
3 से गुना करूंगा तो 3 गुना में 5 15 हासिल 1, 3 3 और 1 10 की 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। जोड़ दो जैसे पहले भाग में बताया था, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8930, ये गुना आ गई 8930 माइनस 8930। ये तुम्हारा रफ काम है, मैं तो केवल तुम्हें सिखाने के लिए बोर्ड पे ही कर देता हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे गुना करनी कैसे है। ये हमारा उत्तर आएगा। बाकी मैं तुम्हें इरेज करके दिखा देता हूं कि ये इसके बटे में 2 नहीं है, ये मैंने हासिल की थी यहां पे, ये है भैया तुम्हारा उत्तर। ये काम तुम भी रफ कॉपी में कर सकते हो, गुना वाला जो मैंने इरेज कर दिया। ये हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। अगले इस प्रश्नावली का जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, इसके खास बात है, इसमें अनेक प्रकार के भाग दे रखे हैं। हर भाग में हमें एक अलग तरह का तरीका समझाया गया है कि किस तरीके का प्रश्न आ सकता है। सभी तरह के प्रश्न इसमें बनाने की कोशिश की गई है। इसके सभी भागों में अलग अलग सिचुएशन हमें दी गई है। मैंने सभी यहाँ पे सूत्र लिख दिए हैं। इन तीनों सूत्रों से अलग हमारे पास कोई सूत्र इसमें प्रयोग होना नहीं। हर सूत्र में 4 चर हैं, इसमें भी 4 चर हैं, इसमें भी 4 चर हैं, इसमें भी 4 चर हैं। ये जो तीसरा सवाल है, इसके लगभग हर एक भाग में हमें 3 चर दिए गए हैं। हमने इन 3 चरों को देखना है कि वो किस सूत्र के हमें 3 चर दिए गए हैं। हर एक सूत्र में 4 ही चर हैं। अगर उसमें से हमें 3 दे दिए तो 3 का मान रख के हम चौथा ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें 4 चर पता चल गए तो पूरी एपी वाले चैप्टर में 5 ही चर हैं। 4 तो ये रहे, एक 5वां है एसएन। 5 चरों में से अगर 4 मुझे पता है तो मैं किसी सूत्र से फिर 5वां भी ज्ञात कर सकता हूं। ये फंडा है इस सवाल के पीछे। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास सभी तरह के प्रश्न, सभी तरह की संभावनाएं आ जाएंगी। किस किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, इसके बाद आने वाले लगभग हर प्रश्न में इन्हीं कंसेप्ट में से किसी एक को उठाया गया है और इसी तरह का सवाल किसी अन्य तरीके से बना के दिया गया है। तरीका इससे अलग नहीं होगा लगभग सभी सवालों में। ऐसा ही एक प्रश्न प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न था जिसमें लगभग हमें हर तरीके का सवाल उपलब्ध करा दिया गया था कि 4 चरों में से कभी कोई से 3 चर दे दिए, कभी कौन से 3 चर दे दिए और चौथा चर हमसे पूछ लिया गया। इसी प्रकार यहाँ पे है, हमें इस बार 3 चर दिए गए हैं लगभग हर भाग में और हमने 2 चर और ज्ञात करने हैं। कुल 5 ही चर हैं इस पूरे चैप्टर में। पहला भाग मैं ले रहा हूं समझाने के लिए, उसके बाद बहुत से भाग बिल्कुल आसान है। 1-2 भाग जो मुझे टिपिकल लगते हैं जिसमें दिक्कत आ सकती है वो मैं खुद ही तुम्हें समझा दूंगा। पहला भाग मैं करता हूं प्रश्न नंबर 3 का। यहां मुझे क्या क्या दिया गया है, ए दिया गया है 5, डी दिया गया है 3 और एन दिया गया है 50। मुझे ज्ञात क्या करना है, एन और एस एन। मुझे सबसे पहले ये देखना है कि इनमें से किस सूत्र के अधिकतम चर मुझे दिए गए हैं। ये 3 चर मुझे किस सूत्र के दिए गए हैं, ए, डी और ए एन। एन इस सूत्र में आता है, ए और डी ये 3 चर मुझे इस सूत्र के दे दिए। चौथा चर इसका एन मुझे नहीं दिया जो कि मुझे ज्ञात करना है। तो पहले सूत्र का मैं प्रयोग करूंगा। हम जानते हैं कि पहले सूत्र में एक ही चर ऐसा है जो मुझे नहीं पता, तीनों चर इसके बाकी दिए हुए हैं। तो ये चर का मान मैं इस पहले सूत्र से ज्ञात कर लूंगा। एन वहां से ज्ञात हो जाएगा जब फिर मेरे पास 4 चरों के मान हो जाएंगे, ए, डी, एन और एन का। वहां से फिर मैं एस एन का किसी भी सूत्र से ज्ञात कर सकता हूं इन दोनों में से। हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इंप्लाइज ए एन का मान रखो 50 बराबर ए है हमारे पास 5 जमा में एन का मान है हमने ज्ञात करना है, डी का मान है 3 इंप्लाइज 5 को सबसे पहले इधर लेके आएंगे, 50 घटा 5 बराबर n घटा 1 इंटू में 3 इंप्लाइज 50 में से 5 घटाने के बाद बचते हैं 45 बराबर n घटा में 1 इंटू में 3। इसको भी मैं इसी लाइन में हल कर सकता हूं। जो इंटू में 3 है, गुना में 3 है, वो इधर आके बटे में 3 हो जाएगा। 45 को 3 से भाग करोगे 15 पे भाग जाएगा। 15 बराबर है n घटा में 1 और इंप्लाइज n घटा 1 मेरे पास आ जाएगा 15 और n बराबर क्या आ जाएगा
एक उधर जाके जुड़ जाएगा 15 में, 15 जमा 1 यानी कि 16। एक उत्तर तो मेरा आ गया, n तो ज्ञात हो गया 16। Sn मैं कैसे ज्ञात करूंगा? दो सूत्र है मेरे पास, जो मुझे आसान लगे उससे ज्ञात कर लेंगे। ये छोटा सूत्र है मेरे पास, ये भी सभी चर उपलब्ध हैं, ये भी उपलब्ध है। अब मैं किसी से भी ज्ञात कर सकता हूं, तो हम अपनी मर्जी से चुनेंगे। अब Sn बराबर ये वाला सूत्र मैं ले रहा हूं क्योंकि ये छोटा है बस, और कोई कारण नहीं है। उत्तर दोनों से समान आएगा, चाहे तुम इस वाले सूत्र में मान रख के देख लेना। तो Sn क्या हो जाएगा मेरे पास? n का मान आ गया मेरे पास 16, n की जगह 16 रखो, बटे में 2, इंटू में a का मान कितना है हमारे पास 5, जमा में an हमारे पास कितना है 50। 16 बटे 2 हल होके 8 हो जाता है, और 5 जमा में 50 55 हो जाता है। 8 गुना में 55, 8 की जब 55 से गुना होगी, 8 गुना में 5, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, और 40 और 4 44, 440 मेरा जो है इस प्रश्न में Sn होगा। और n मैंने पहले ज्ञात कर लिया था 16। ये जो दो चर इसमें पूछ रखे थे मैंने निकाल लिए। अब इसका अगला ऐसा भाग देखते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट। चौथा भाग एक ऐसा भाग है जिसमें थोड़ा सा अलग किस्म का तरीका प्रयोग होगा। बाकी भागों में मैंने क्या कहा था कि 3 चर हमें दिए मिलेंगे किसी एक समीकरण के, या फिर दूसरी स्थिति कैसी हो सकती है जो मैंने 5.2 में बताई थी, बिल्कुल वैसी हो सकती है कि 3 चर देने के बजाय मुझे 2 इस तरह की कंडीशन दे दे, 2 ऐसी स्थितियां बना दे मेरे लिए जिससे मुझे 2 समीकरण प्राप्त हो जाएं। फिर मैं उन दोनों समीकरणों को हल करके 2 चरों के मान ज्ञात कर लूंगा। 2 चरों में 2 समीकरण बन जाए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। उसी प्रकार का सवाल है, इसलिए मैं ये समझा रहा हूं। इसमें मुझे क्या दे रखा है? देखो, एक तो दे रखा है A3। A3 से हमारा क्या अभिप्राय होता है? यहां A3 याद करो, A3 यानी कि तीसरा पद होता है A जमा में 2D बराबर कितना दे रखा है? 15। A और D में मुझे एक समीकरण दे रखा है, मैं इसे समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। ये इस शर्त से मुझे पता चला A3 बराबर 15 से मुझे A जमा 2D बराबर 15 मिल गया। एक दूसरी चीज मुझे दे रखी है S10 बराबर है 125। 10 पदों का योग 125 है। मैं किसी भी सूत्र में रख दूं इसे, ये सूत्र मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि an मेरे को नहीं पता है। an का मतलब n जो यहाँ है वही n यहाँ है। S10 मुझे पता है तो यहाँ A10 जबकि मुझे ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके अंदर S10 का मान रख दूंगा। n कितना रखूंगा? यानी कि मैं 10। अब S10 बराबर है 125। सूत्र के अनुसार S10 कितना होगा? सूत्र है मेरा Sn का ये वाला। इसके अनुसार S10 मैं ज्ञात करूं तो n बटे 2, n मैं लूंगा 10 बटे 2 इंटू 2 गुना में a, 2 इंटू में a भी मुझे ज्ञात नहीं है, a को मैं a लिखूंगा, जमा में n की जगह 10 घटा में 1 इंटू में d ज्यों कहता हूं क्योंकि d भी मुझे नहीं पता। a और d दोनों ही चर मुझे नहीं पता है। मैंने a और d में ही एक समीकरण पहले प्राप्त कर लिया, इसमें मुझे सभी मान पता है। a और d को छोड़ के एक समीकरण मुझे a और d में यहां से प्राप्त हो जाएगा। S10 में मैंने सूत्र के अनुसार सभी मान रख दिए और बराबर 125 जो मुझे दिया गया है। जितना हल हो सकता है उतना हल करो। इम्प्लाइज 2 से 10 को भाग करूंगा 5 आएगा, इंटू में 2a जमा में 10 में से 1 घटा के 9 प्राप्त होगा, 9d ये बराबर है 125 के। इम्प्लाइज इस 5 को जो सारे के साथ गुना में है मैं उधर ले जा सकता हूं, उधर ले जाते हैं। 2a जमा 9d बराबर है 125 बटे 5। एक और लाइन लिख देते हैं, 2a जमा में 9d बराबर 125 को यदि मैं 5 से भाग करूं तो आ जाता है 25। ये होगा मेरा समीकरण नंबर 2। 2 चरों में a और d में मुझे 2 समीकरण प्राप्त हो गए। इन दोनों समीकरणों को मैं हल करके a और d के मान ज्ञात कर सकता हूं। जब मुझे a और d के मान पता चल जाएंगे तो मुझे n और Sn पहले से ही पता है, 4 चर मेरे पास हो जाएंगे। फिर मुझसे चाहे कुछ भी पूछ ले जाए मैं आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। एक तो d ही मेरा उद्देश्य है ज्ञात करना, वो तो इन दोनों समीकरणों को हल करके आ जाएगा। दूसरा मैं A10 भी ज्ञात कर लूंगा। करते हैं, पूरा सवाल करते हैं। आगे मुझे ज्ञात करना है भाई d, तो मैं समीकरण 1 और 2 को किस प्रकार हल करूंगा?
हमने 3 विधियां सीख रखी हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। चौथी विधि भी थी लेकिन वो थी ग्राफीय विधि। उसकी बजाय इन 3 बीजगणितीय विधियों में से कोई विधि प्रयोग करो जो तुम्हें सबसे आसान लगे। जैसे मैं प्रयोग कर रहा हूं विलोपन विधि। दूसरे समीकरण में मेरा a के साथ गुणांक है 2, पहले समीकरण में a के साथ कोई गुणांक नहीं है। d के गुणांक बराबर करना काफी मुश्किल है, इसलिए मैं a के गुणांक बराबर कर रहा हूं। इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूं समीकरण 1 को तो मुझे 2a प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 2a है, फिर मैं दोनों समीकरणों को घटा दूंगा और a जो है वो विलोप हो जाएगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर इस पूरे समीकरण 1 की 2 से गुना होगी, लेफ्ट हैंड साइड की भी राइट हैंड साइड की भी। a की 2 से गुना हुई 2a जमा में 2 दूनी 4d, पूरी लेफ्ट हैंड साइड की 2 से गुना हुई बराबर, और 2 की 15 से भी गुना होगी 30। इसे मैंने दे दिया समीकरण नंबर 3। अब यदि मैं 3 में से समीकरण 2 को घटा दूं, a विलोप हो जाएगा। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसे लिख देते हैं समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर। 2 नहीं घटाना हमने 3 में से, समीकरण 2 घटाना है। किसी एक समीकरण में से दूसरा समीकरण कैसे घटता है, मैं तुमने बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं। पहले जिस में से घटाना है उस समीकरण को लिखो। मैं 3 में से 2 को घटा रहा हूं, पहले मैंने 3 नंबर समीकरण लिखा, उसके नीचे समीकरण 2 को लिखो पूरा का पूरा। 2a जमा में 9d बराबर है 25। नीचे उसी को लिखना है जिसको घटाना है। समीकरण 2 को घटा रहा हूं, 2 को नीचे लिखना है। उसके बाद नीचे वाले के चिन्ह बदल दो, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। ये सभी प्लस के हैं तो सभी के सभी माइनस के हो जाएंगे। अब बदले हुए चिन्ह के साथ मैं इसे हल करता हूं। प्लस के 2a, ये माइनस के 2a कट जाएगा, विलोप इसी को कहते हैं, खत्म हो गया a। d में क्या बचेगा, प्लस के 4d है, माइनस के 9d है। प्लस के 4 और माइनस के 9 में से माइनस के 9 बड़ा है तो माइनस के 5d मेरे पास बच जाएगा, और बराबर में मेरे पास क्या आएगा भाई, प्लस के 30 और माइनस के 25 प्लस के 5। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के 5 मेरे पास शेष बचेगा। d तो मैं यहीं ज्ञात कर लेता हूं। माइनस के 5d में से माइनस के 5 को हटा के उधर ले जाओ, ये d के साथ गुणा में है तो उधर जाके ये भाग में हो जाएगा। 5 बटे में माइनस के 5। प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से भाग देते हैं तो माइनस का आता है, और 5 भाग में 5 1 आएगा। d मेरे पास है माइनस का 1, एक भाग का उत्तर आ गया मेरा, d माइनस 1 प्राप्त हो गया। अभी मुझे a10 भी ज्ञात करना है। a10 क्या होगा, a10 मुझे पता है होगा a जमा में 9d। मैं एक बार यहां लिख रहा हूं, a जमा में 9d, ये होगा मेरा a10, ये मुझे ज्ञात करना है। तो इसके लिए मुझे a भी चाहिए और d भी चाहिए। d तो मैं ज्ञात कर चुका हूं लेकिन a मैंने ज्ञात अभी नहीं किया है क्योंकि मुझे जरूरत है, इसीलिए मैं a ज्ञात करूंगा। तो पहले हम a ज्ञात करते हैं, उसके लिए मैं इसे साफ कर रहा हूं। बोर्ड पे जगह की कमी के कारण मुझे सब कुछ इरेज करना पड़ा। जो जो चीजें मेरे काम की थी वो मैंने दोबारा से लिख ली हैं। एक तो समीकरण नंबर 1 जो था हमारा, समीकरण नंबर 2, और मैंने d ज्ञात कर लिया था माइनस के 1। मुझे a ज्ञात करना है। मैं d का मान किसी भी समीकरण में रख के a का मान आसानी से ज्ञात कर सकता हूं। समीकरण 1 मुझे आसान लगता है तो समीकरण 1 से a मुझे ज्ञात करना है, जमा में 2 इंटू में d का मान रख दो माइनस के 1 बराबर है 15। इम्प्लाइज a 2 गुना में माइनस 1, माइनस के 2 बराबर 15। इम्प्लाइज a बराबर क्या आएगा 15, और ये माइनस के 2 इधर आके प्लस के 2 हो जाएंगे, ये हो जाएगा भाई 17। a बराबर 17, d बराबर माइनस 1 मैं पहले ज्ञात कर चुका था। d और a10 मुझे ज्ञात करने थे। a10 के लिए मुझे a निकालना पड़ा। अब a10 बराबर है a जमा में 9d के बराबर होगा। जिस प्रकार तीसरा पद मैंने a जमा 2d किया था, 10वां पद a जमा 9d होगा। a और d के मान रख दो। a तो है 17 जो मैंने अभी ज्ञात किया है, ये रहा 17, जमा में 9 इंटू में d है माइनस का 1, तो 17
प्लस के 9 गुना में माइनस का 1, प्लस गुना में माइनस, माइनस 9 गुना में 1 9, 17 में से 9 जब घटेंगे तो आएगा 8। A10 मेरा आएगा 8 और D मेरा आएगा माइनस के 1, जो कि हमें दो चीजें पूछी गई थी वो हमने दोनों ज्ञात करके इसमें दर्शा दी है। तीसरे सवाल का छठा अगला भाग भी एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे थोड़ा सा हटके लगता है, इसलिए मैं ये भी करवा रहा हूं। इसमें हमें A, D और SN 3 चर दिए गए हैं और N और AN हमने ज्ञात करने हैं। A, D, SN देखो किस सूत्र के अंदर आते हैं तीनों चर, A, D और SN इस सूत्र में आते हैं। इस सूत्र यानी कि मुझे 3 चर दे दिए गए हैं, एक चर n जो है वो मुझे नहीं दिया गया है। मैं इन 3 चरों के मान रख दूंगा और चौथे चर का मान यहां से ज्ञात हो जाएगा। फिर भी ये सम थोड़ा सा हटके है, वैसे तो तरीका वही है, 4 में से 3 चर हमें दिए गए हैं, लेकिन कुछ हटके है। अभी आगे जब हम करेंगे तो तुम्हारे समझ में आएगा। यहां SN बराबर, मैं एक बार सूत्र ही लिख रहा हूं, तुम भी जितनी ज्यादा बार हो सके सूत्र अपने हाथ से लिखना है। इंप्लाइज SN का मान रखो, SN का मान है 90 बराबर है N का मान मुझे ज्ञात करना है N/2, 2 इंटू में A का मान है 2 जमा में N का मान मुझे ज्ञात करना है और D का मान है मेरे पास 8। इम्प्लाइज जितना हल हो सकता है कर दो। ये 2 जो है वो सारे के साथ बटे में है, N/2, 2 को मैं इधर ले आऊं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। 2 बटे वाला इधर आके गुना में हो जाएगा, 2 गुना 90 बराबर N इंटू में 2 गुना में 2 4 जमा में 8 की गुना इन दोनों से कर दो, 8 गुना में N होगा 8N घटा में 8। इम्प्लाइज 8 की गुना पहले n से होगी, 8 गुना में n और फिर 8 की गुना -1 से होगी -8। इसकी गुना ये आ गई, 2 गुना में 2 4 ये आ गया, ये जमा का निशान बियों का योग। अब 2 गुना में 90 होता है 180, n बाहर है कोष्टक के अंदर, जो कुछ भी है पहले ये जितना हल होता है इसे हल कर लो। 8n प्लस के 4 और माइनस के 8 हल हो के आ जाएगा -4। अब मैं इसकी n की अंदर गुना कर दूंगा, 8n की जब n से गुना होगी तो 8n की 2 हो जाएगा, n गुना में n की 2, 8 ज्यों का 2, n गुना में -4 n इम्प्लाइज इस 180 को भी हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, सब कुछ दूसरी तरफ हो गया। 8n की 2 इस साइड बचेगा 0, वो 0 मैं राइट हैंड की तरफ लिख दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 8n की 2 -4n माइनस के 180 बराबर 0 बराबर ये सब आता, मैंने ये सब बराबर 0 के लिख दिया, एक ही बात है। ये मेरा बन गया द्विघात समीकरण, n के अंदर ये द्विघात है। द्विघात समीकरण को मैं हल कर सकता हूं, उसको हल करने की भी मैंने कई विधियां सीखी थी। 3 तरीके हैं हमारे पास, एक तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के द्वारा, एक द्विघात सूत्र द्वारा और एक गुणनखंड के द्वारा। जिससे भी तुम्हें आसान लगे उससे तुम इसे हल कर सकते हो। इसे हल करने से पहले मैं इसे थोड़ा सा और सरल बना सकता हूं, जो मैं बना लेता हूं। 8 जो है वो 4 से पूरा भाग होता है, 4 4 से पूरा भाग होता है और 180 भी 4 से पूरा भाग होता है। तो मैं सारे में से 4 कॉमन ले लूंगा। 4 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 2n की 2 माइनस 1n, एक को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में 4 से जब मैं इसको भाग दूंगा तो ये 45 पे भाग जाएगा, 180 4 पे भाग देने पे 45 आएगा बराबर 0। इधर 0 ही रहेगा, जो मैंने 4 कॉमन लिया था वो 0 के बटे में जाके 0 ही हो जाएगा। पूरे समीकरण में से ये सोच लो कि मैंने 4 कॉमन ले लिया या मैंने पूरे समीकरण को ही 4 से भाग कर दिया। ये इसका छोटा रूप आ गया, इसको हल करना थोड़ा सा आसान होगा बजाय इसके, इसलिए मैंने इसको न्यूनतम रूप में बदल लिया। द्विघात समीकरण है, हल करने के लिए किसी भी एक विधि का प्रयोग करो। मैं प्रयोग करता हूं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि हम कैसे हल करते हैं? इस समीकरण की यदि मैं तुलना करूं ax की 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से, तो मुझे a और c की गुणा के बराबर b के टुकड़े करने हैं। a है मेरा 2, b है मेरा -1, c है मेरा -45। 2 और 45 -45 की गुना आएगी -90, -1 है मेरा b
-1 के मैं ऐसे 2 टुकड़े करूंगा जिनकी गुना माइनस के 90 आ जाए, ए और सी की गुना के बराबर आ जाए बी के टुकड़ों की गुना। तो -1 के ऐसे 2 टुकड़े, ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिनकी परस्पर गुना करने से माइनस के 90 आ जाए और यदि उन्हें जोड़ूं तो वो माइनस का 1 आए, इंप्लाइज। सोचो दिमाग में, आया ध्यान? 10 गुना में 90, 2n की 2, x की जगह पे यहां पे n है तो मैं n ही लिखूंगा। ये लाइन मुझे सवाल में नहीं लिखनी है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए थी कि हमने इस समीकरण की तुलना इससे करनी है। 2n की 2, जो बीच वाला पद है, b वाला पद, इसके मैं 2 टुकड़े करके लिखूंगा, बाकी ये पद और ये पद ज्यों का त्यों लिखूंगा। माइनस के 1n है ये, इसके मैं टुकड़े करूंगा माइनस के 10n और प्लस के 9n, माइनस के 45 बराबर 0। मैंने इसके 45 को चेंज किया, ना ही 2n की 2 को चेंज किया। मैंने -n को -10n प्लस 9n लिख दिया। इन्हें जोड़ोगे तो वापिस माइनस का 1n आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 10 है और प्लस के 9 है, तो माइनस का 1n बचेगा, वापिस यही आ जाएगा मेरा। इसके मैंने ऐसे 2 टुकड़े किए। क्या सोच के किए मैंने? 10 और 9 ही क्यों किए? इनकी गुना माइनस के 90 आती है, मेरी गुना इन दोनों की गुना भी माइनस के 90 आती है, इसलिए मैंने इसके इस प्रकार से 2 टुकड़े किए कि उनकी गुना माइनस के 90 आए और योग करने पे वापस माइनस का 1n आए, इंप्लाइज। अगला काम मेरा होता है इन पहले 2 पदों में से कॉमन लेना और इन अंतिम 2 पदों में से कॉमन लेना। जो कुछ भी कॉमन हो, संख्या, चर, चिन्ह, जो भी कॉमन है वो मैं कॉमन लूंगा। सबसे पहले मैं चिन्ह देखता हूँ, ये प्लस का ये माइनस का है तो कॉमन नहीं है चिन्ह, चिन्ह को छोड़ो। 2 और 10 दोनों में 2 कॉमन है, संख्या 2 कॉमन आ गई। n की 2 और n में से एक n मैं कॉमन ले सकता हूं। कॉमन वो होता है जो दोनों में हो। n यहाँ पे तो 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, कॉमन तो हम एक ही बार ले सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 बार नहीं है, यहाँ 1 ही बार है। 2n कॉमन लेने पे ये बचेगा भाई n माइनस n कॉमन, माइनस तो ये चिन्ह आ जाएगा। 10 में से 2 कॉमन जाने के बाद यहाँ बचेंगे 5, n में से n ही कॉमन चला गया तो और कुछ नहीं बचेगा, n घटा 5 बचेगा। 2n बाहर, n घटा 5 अंदर। इसकी हमें जांच भी कर सकता हूँ, 2n की गुना वापस n घटा 5 से करो, वापस यही प्राप्त हो जाएगा मुझे। इसका मतलब मैंने जो कॉमन लिया है वो सही लिया है। 2n गुना में n करोगे 2n की 2 और 2n गुना में माइनस के 5 करोगे माइनस के 10n आएगा। जमा में 9 और 45 में 9 कॉमन है, n इसमें है परंतु इसमें नहीं है तो n कॉमन नहीं आएगा। बचेगा क्या? यहाँ n बचेगा, फिर माइनस बचेगा और 9 पंजे 45, 5 बचेगा यहाँ पे। यदि मैंने टुकड़े सही किए हैं तो ये कॉमन लेने के बाद जो राशि बचेगी वो समान बचेगी। n घटा 5 यहाँ बचेगा तो n घटा 5 ही यहाँ बचेगा। अब इस n घटा 5 इस साझी राशि को, कॉमन राशि को ही मैं साझा ले लूंगा, बाहर ले लूंगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा मेरे पास? इस पूरे पद में से जब n घटा 5 मैं कॉमन लूंगा तो ये 2n बचेगा। इसी प्रकार जब मैं इस n घटा 5 को कॉमन के रूप में बाहर ले लूंगा तो अंदर बचेगा जमा के 9 बराबर है 0। ये 2 गुणनखंड कर दिए मैंने इस समीकरण के। 2n की 2 घटा n घटा 45 के मैंने 2 टुकड़े कर दिए। इन दोनों टुकड़ों की गुना 0 है। 2 संख्याओं की गुना 0 तभी हो सकती है जब उनमें से कम एक संख्या 0 हो, अन्यथा कोई भी ऐसी 2 संख्या नहीं है जो खुद 0 ना हो और उनकी गुना फिर भी 0 आ जाए। इसलिए मैं क्या करूंगा, या तो मेरे पास n घटा 5 0 होगा, इसे 0 के बराबर रख दूंगा, या मेरे पास 2n जमा 9 बराबर 0 होगा। दोनों में से यदि एक भी 0 नहीं है तो ये गुना 0 आ ही नहीं सकती, तो इनमें से एक तो 0 होना अति आवश्यक है। इंप्लाइज n बराबर माइनस के 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा 5, या 2n बराबर माइनस के 9। यहां से n बराबर क्या आएगा भाई? माइनस के 9/2। 2 उत्तर आए मेरे पास n के, n बराबर 5 और n बराबर माइनस के 9/2। अब याद करो प्रश्नावली 5.2। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि n है पद की संख्या और पदों की संख्या केवल प्राकृत संख्या हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। ना तो वो ऋणात्मक हो सकती है, ना ही वो भिन्न के रूप में हो सकती है। यहाँ पे n आ रहा है मेरा माइनस के 9/2 जो कि संभव नहीं है। n का यह मान संभव नहीं है, हम ऐसे लिख के इसे रिजेक्ट कर देंगे। संभव नहीं है।
तो मान क्या संभव है, n बराबर 5 ही मान संभव है। n का मान मुझे ज्ञात हो गया 5, एक भाग अभी मेरा शेष रहता है, an ज्ञात करना अभी भी शेष रहता है, अभी केवल मैंने n ज्ञात किया है। तो जगह की कमी के कारण मुझे कुछ हिस्सा इस उत्तर का साफ करना पड़ेगा, फिर मैं an ज्ञात करता हूं। यहां तक मैं आशा करता हूं कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने पहले एक द्विघात समीकरण बनाया, जो मुझे दे रखा था, मैंने वो सारे मान रखे, ये अपने आप द्विघात समीकरण ही बनेगा। n का मान मुझे जब भी ज्ञात करना होगा और Sn का मान दिया होगा, तो n के अंदर एक द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां 3 हैं, जो रिवाइज मैंने करा दी हैं, पढ़ तुम पहले चुके हो। उनमें से किसी भी उपयुक्त विधि से n का मान ज्ञात कर लो। n का केवल प्राकृत संख्या वाला मान ही संभव है, पूरा पूरा n ही हो सकता है, भिन्न में n नहीं हो सकता, तो हम उस मान को रिजेक्ट कर देंगे। तो n बराबर 5 लेके हम an ज्ञात कर लेंगे। अब उसके लिए मैं इसे साफ कर रहा हूं। हाँ भाई, अब बस थोड़ा सा कम रहता है। an हमने ज्ञात करना है, वो क्या होता है, a जमा में n घटा में 1 इंटू में d, मान रखते जाओ। an तो मुझे ज्ञात ही करना है। a का मान क्या रखेंगे हम, 2 जमा में n मैंने ज्ञात किया था 5। यहां पे हम लिखेंगे, ये लिखने के बाद, इसे रिजेक्ट करने के बाद मैं क्या लिखूंगा, अतः n बराबर है 5। ये उत्तर हम स्पष्ट कर देंगे कि n बराबर 5 ही केवल एक n का उत्तर है, वो वाला उत्तर गलत है। n घटा 1 यानी कि 5 घटा 1 इंटू में d 8, ये बराबर आ जाएगा भी 2 जमा में 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा, इंटू में 8, 2 जमा में 8 गुना में 4 32, और 32 और 2 34, an आएगा 34 और n आएगा 5। ये दो मेरे इस प्रश्न के उत्तर हैं। तीसरे सवाल का मुझे नहीं लगता कि कोई और भाग ज़्यादा कठिन है, फिर भी कोई भाग यदि तुमने समझना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो। मुझे जो लगा समझाने लायक है वो मैं समझा चुका हूँ, बाकी के प्रश्न मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।